दूसरा, बाकी सेक्टर में गैट करार से बचने का क्या रास्ता है? बाकी जितने भी सेक्टर हैं गैट करार के जिनका मैं अभ्यास कर रहा हूं, उनसे बचने का रास्ता महात्मा गांधी बताकर गए हैं। महात्मा गांधी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी अपने जीवन में, जब कही थी तब भी सत्य थी और उनके जाने के बाद भी सत्य है। वो कह गए हैं कि जब गुलामी चारों तरफ से घेर ले आपको और हर तरफ आपको गुलामी ही गुलामी नजर आए और आपको लगने लगे कि अब आपकी आजादी और स्वतंत्रता चली जाएगी, तब बहिष्कार और असहयोग दो ऐसे शस्त्र हैं जो गुलामी के हर पहाड़ को तोड़ सकते हैं। ये गांधी जी बता गए हम। माने गैट करार की गुलामी जब चारों तरफ से घेर ले, हजारों विदेशी कंपनियां भारत में घुस जाएं और देश को लूटने में लगी रहें, तो हमारे पास एक शस्त्र है, वो बहिष्कार और असहयोग का। गांधी जी बता के गए और उसका उन्होंने उपयोग भी करके दिखाया। तो हम भारतवासी एक संकल्प कर लें, हम बहिष्कार करेंगे और असहयोग करेंगे, अर्थात जितनी भी विदेशी कंपनियां बाहर से आएंगी कुछ भी करने के लिए, उनका बहिष्कार करेंगे, उनके साथ असहयोग करेंगे। इसका समझने का अर्थ क्या है? बहिष्कार करेंगे, असहयोग करेंगे। अगर विदेशी कंपनी आके भारत में पानी बेचती है, दंतमंजन बेचती है, टूथ पाउडर बेचती है, टूथपेस्ट बेचती है, हम खरीदेंगे नहीं। और असहयोग कैसे करेंगे? अगर विदेशी बैंक आके भारत में अपनी ब्रांच खोलती है, हम हमारा अकाउंट उसमें खोलेंगे नहीं। अगर हम हिंदुस्तानी विदेशी बैंकों में अकाउंट नहीं खोलेंगे, कौन विदेशी बैंक है जो यहां चल जाएगी? अगर हम हिंदुस्तानी विदेशी बीमा कंपनियों से कुछ मदद लेंगे ही नहीं, उनके यहां प्रीमियम भरेंगे नहीं, उनसे पॉलिसी लेंगे नहीं, कौन सी विदेशी बीमा कंपनी यहां चल जाएगी? हम हिंदुस्तानी किसी विदेशी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके सामान खरीदेंगे नहीं, कौन सा विदेशी डिपार्टमेंटल स्टोर चल जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। गांधी जी का बताया हुआ ये रास्ता बहुत ही अच्छा, तकनीक भरा और ताकतवर है कि बहिष्कार करो और असहयोग करो, अंग्रेजों के साथ असहयोग करो। और इस स्थिति तक गांधी जी ने असहयोग कराया कि अंग्रेजी सरकार को टैक्स देना बंद कर दो। और जिस दिन भारतवासियों ने टैक्स देना बंद कर दिया, अंग्रेजी सरकार ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। जब तक हम भारतवासी बराबर उनको टैक्स भरते रहे, वो हमारे ऊपर शासन करते रहे। जब सरदार पटेल ने और महात्मा गांधी ने टैक्स नहीं भरने का अभियान शुरू कराया पूरे देश में, अंग्रेजों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया और एक दिन सरेंडर करके चले गए। तो यही हम कर सकते हैं, हम विदेशी बैंकों से असहयोग करें। माने सिटी बैंक ऑफ इंडिया में खाता ना खोलें, खोल लिया है तो बंद करें। HDFC में खाता ना खोलें, ANZ ग्रिंडलेज में खाता ना खोलें। भारत में 28 तो नेशनल बैंक हैं, फिर हमारी रीजनल बैंक हैं, फिर लोकल बैंक हैं, फिर कोऑपरेटिव बैंक हैं, इतनी सारी हमारे पास हैं। इनमें हमारे अकाउंट खोलें, हमारा पैसा इनमें डिपॉजिट करें। फिर आप कहेंगे जी इनमें घोटाले होते रहते हैं। घोटाले तो विदेशी बैंकों में इतने बड़े होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और भारत के किसी स्वदेशी बैंक में घोटाला होगा तो उसकी गारंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। सिटी बैंक ऑफ इंडिया का घोटाला होगा तो उसका कुछ गारंटी नहीं है, वो पैसा भी लेके चला जाएगा, सब खत्म कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और अमेरिका जाके लड़ नहीं सकते उससे आप। तो घोटाले होते हैं तो उनको ठीक करने के लिए हम कोशिश करें, अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। लेकिन इस घोटाले के कारण हम विदेशी बैंकों में खाते जमा करें और उनके हाथ में सारी अपनी जमा पूंजी सौंप दें, वो अच्छा नहीं। तो हम हमारे जीवन में संकल्प करें कि विदेशी कंपनियों का सामान खरीदेंगे नहीं और उनको मदद करेंगे नहीं, किसी भी तरह का सहयोग करेंगे नहीं। हम भारतवासी अगर उनको सहयोग ना करें और उनका सामान ना खरीदें, कोई गैट करार, कोई विदेशी कंपनी इस देश में हावी नहीं हो सकती। तो ये हमें करना है, पूरे देश में ये अभियान चलाना है। और इसके साथ साथ दुनिया के उन सभी देशों में ये अभियान चलाना है जिनको गैट करार से तकलीफ होने वाली है। मैंने आपसे कहा मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, छोटे छोटे देश हैं, ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सोमालिया, इथियोपिया, बल्गारिया, रोमानिया, ये सभी देशों में भी अभियान चलाना है और उसका प्रयास हमने शुरू किया है। मैं अभी पिछले महीने करीब 20 दिन के लिए विदेश प्रवास पे गया था और इन्हीं छोटे छोटे देशों में गया था। यूरोप का एक भी देश नहीं है जो बिना तेल के जिंदा रह गया। कहने लगे अगर हम इनको तेल नहीं बेचेंगे तो किसको बेचे? मैंने कहा हमको बेचो, दुनिया के सब देशों को बेचो, अमेरिका यूरोप को छोड़कर किसी को भी तेल बेचो और आपका अधिकार है आप किसको बेचो किसको नहीं बेचो। भाई पैदा करने वाले का अधिकार होता है ना किसको बेचना किसको नहीं बेचना। आप इनको बेचना बंद कर दो तेल। तो उनका और दूसरा उपाय बताइए। मैंने कहा दूसरा उपाय उससे भी ज्यादा सरल है। मैंने उनको कहा कि आप जो तेल बेचते हो वो डॉलर में बेचते हो, आप अपनी करेंसी में बेचो। कुवैत की करेंसी है दीनार, ठीक है, दीनार में तेल बेचो। बहरीन की करेंसी है वो उनमें बेचे।
ओमान की करेंसी है रियाल, वो रियाल में बेचे। संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है दिरहम, वो दिरहम में बेचे। डॉलर में बेचना ही बंद कर दो। उन्होंने पूछा इससे क्या होगा? मैंने कहा सबसे बड़ा काम ये होगा कि जब डॉलर में आप तेल बेचेंगे नहीं तो डॉलर में तेल का रेट फिक्स नहीं होगा, और तेल का रेट डॉलर में फिक्स नहीं होगा तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, और डॉलर की डिमांड कम होगी तो डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, और डॉलर की कीमत कम होगी तो अमेरिका की कीमत कम हो जाएगी, और अमेरिका की कीमत कम हुई तो दुनिया सीधा हो जाएगा। फिर मैंने कहा तीसरा एक सरल उपाय है कि आपके आपस के झगड़े हैं उनको सुलझाना है तो एक सरल रास्ता है। देखिए कुवैत का है दीनार, ओमान का है रियाल, संयुक्त अरब अमीरात का है दिरहम, आप मिलके एक कॉमन करेंसी बना लो। जैसे यूरोप के देश मिल गए और उन्होंने यूरो बना लिया, फ्रांस ने, जर्मनी ने, स्वीडन ने, स्विट्जरलैंड ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने आपस में मिलकर यूरो बना लिया, तो आप जितने भी अरब देश हैं मिलकर एक कॉमन करेंसी बना लो और उसमें तेल बेचो, तो इनको आप ठीक कर सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो आइडिया ठीक है। मैंने कहा ये आइडिया इतना अच्छा है जिसमें आपको ओसामा बिन लादेन की भी जरूरत नहीं है, सद्दाम हुसैन की भी जरूरत नहीं है। आप ओसामा बिन लादेन पैदा करो, सद्दाम हुसैन पैदा करो, फिर उसको करोड़ों रुपए डोनेशन में दो, वो हथियार उन्हीं देशों से खरीदे फिर उनको मारे, उससे अच्छा एक ऐसे हथियार से पीटो जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये जितने भी अरब देश हैं इनके कई शेखों को मिला और हर एक को जाके मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि आपके पास अरबों डॉलर है जो आपने अमेरिका में रखा हुआ, ये वहां से निकाल लो, भारत में रख दो। वैसे भी आपका अमेरिका से झगड़ा है, अरब देशों का अमेरिका से कोई दोस्ती तो है नहीं, अमेरिका रोज गाली देता है इनको, तो आप उनकी रोज गाली सुनते हो, अपना डॉलर भी वहीं रखते हो। उनका डॉलर माने पेट्रो डॉलर, तो मैंने कहा वो सब भारत में रखो। तो उनका भारत में सिस्टम, मैंने कहा बहुत हमारे पास 28 बैंकें हैं नेशनल लेवल की, रीजनल लेवल की तो उससे भी ज्यादा है, और लोकल लेवल की तो सबसे ज्यादा है। किसी भी बैंक में रखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटी देता है उसका, पैसा आपका सुरक्षित है। और फिर मैंने कहा अमेरिका आपको इंटरेस्ट कितना देता है? मुश्किल से 1.5%, 1.5%। हम भारतवासी आपको कम से कम 5%, 6%, 60% दे सकते हैं। हमारी कुछ कोऑपरेटिव बैंकें हैं वो 8% भी दे सकती हैं। आप लेके आओ, आपका पैसा यहां रखो, हमको जरूरत पड़ेगी तो हम वापरेंगे, नहीं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे ही देंगे। और वो पैसा अगर ये भारत में लाके रखें तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना पैसा। एक शेख को मैंने पूछा कुवैत में, आपका कितना पैसा होगा अमेरिकी बैंकों में? उसने कहा मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने कहा आपका एडवाइजर है? हाँ एडवाइजर है। उसका एडवाइजर एक सरदार जी है, कुवैत के शेख का एडवाइजर सरदार जी। मैंने पूछा ये शेख का साहब का कितना पैसा है? उसने कहा इसको नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। मैंने कहा बताओ कितना? उसने कहा $3 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन होता है, 1000 अरब, 3000 अरब डॉलर एक शेख का अमेरिका की बैंक में रखा हुआ है। मैंने कहा ये भारत में आ जाए तो उनका $3000 बिलियन भारत का फॉरेन रिजर्व तुरंत ऊपर चढ़ जाएगा। और भारत में अगर $3000 बिलियन फॉरेन रिजर्व हुआ तो रुपए की ताकत आप जानते कितनी होगी? रुपए की ताकत हो जाएगी 7-8 रुपए $1, और 6000 अरब डॉलर आ गया तो रुपए की ताकत हो जाएगी $1 $1। और अगर रुपया और डॉलर बराबर हुआ तो सारा विदेशी कर्ज बिना एक पैसा दिए चुक जाएगा, क्योंकि हमने विदेशी कर्ज लिया $1 44 रुपए के हिसाब से, फिर हो जाएगा $1 $1, तो लिया 44 गुना, देना है 1 ही गुना। तो बिना पैसा दिए विदेशी कर्ज चुकता करेंगे। और क्या होगा? रुपया और डॉलर अगर 1-1 हो गया तो भारत में डीजल की कीमत होगी 40 पैसे लीटर, पेट्रोल की कीमत होगी 70 पैसे लीटर, रसोई का सिलेंडर मिलेगा LPG 10-12 रुपए में, हवाई जहाज से यात्रा करेंगे 300-400 रुपए में, नागपुर से दिल्ली, दिल्ली से अमेरिका जाना हो 1200 रुपए का टिकट आ जाएगा। आप कल्पना करिए। और सबसे बड़ी बात क्या होगी? अगर रुपया डॉलर बराबर हुआ तो विदेशी कर्ज सब साफ हो गया, बिना एक पैसा दिए कर्ज माफ हुआ, और आपकी जो एक्सपोर्ट इनकम है वो आज से ठीक 44 गुनी बढ़ जाएगी। आपको समझ में आया? हम जो एक्सपोर्ट करके आज कमा रहे हैं उससे 44 गुना ज्यादा आएगा उतना ही एक्सपोर्ट करने से। अभी हमारी एक्सपोर्ट इनकम है 55 से 60 बिलियन डॉलर पर ईयर, फिर इसमें 44 का गुणा कर लो, यही एक्सपोर्ट इनकम हमारी 44 गुनी बढ़ जाएगी।
और अगर एक्सपोर्ट इनकम इतनी बढ़ी और इंपोर्ट का बिल 44 गुना कम हो जाएगा तो भारत सरप्लस कंट्री हो जाएगा। ट्रेड सरप्लस हुआ तो हम तो चीन को भी पछाड़ सकते हैं, अमेरिका तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, फिर हम तो दुनिया में सबसे ऊपर आ सकते हैं। तो एक छोटा सा काम हम करें। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे खराब परिस्थिति भी अच्छे रास्ते का निर्माण कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत घटाटोप अंधेरा हो जाए तो सवेरा जल्दी होता है। ये WTO में से मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है, और वो रास्ता ये दिखाई दे रहा है कि हम भारत के लोग अगर लीडरशिप लें तो पूरे अफ्रीका और अरब देशों को एक कर सकते हैं, क्योंकि ये इस समय हमसे भी ज्यादा पीड़ित हैं WTO से। हमको जितनी मार पड़ेगी उससे ज्यादा अफ्रीका को पड़ेगी, और अरब देशों को उससे भी ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि अरब देशों के सब नियम कायदे कानून WTO के विरोध में है। आपको मालूम है, कोई भी अरब देश में जाकर अगर आप बिजनेस करें तो मेजॉरिटी इक्विटी आप नहीं रख सकते वहां, मेजॉरिटी इक्विटी उन्हीं की होती है। एक दूसरा, कोई भी अरब देश में बिजनेस करने के लिए एक लोकल पार्टनर रखना पड़ता है जो एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और आपसे रॉयल्टी भी लेगा और बिजनेस का प्रॉफिट भी लेगा। सिर्फ आपको वो स्पॉन्सर कर रहा है, वीजा दिलवा रहा है, इसके लिए ही आपसे पैसा लेता है। जितने भी अरब देशों में भारतीय लोग बिजनेस करते हैं, सबने स्लीपिंग पार्टनर्स बनाए हैं, माने जो पार्टनर सोता रहता, कुछ करता नहीं है, टाइम पे आएगा, पैसा लेके चला जाएगा, ना बिजनेस से कोई मतलब है ना आपके प्रॉफिट से। जितना आप कर रहे हैं वो सब आप करिए, मेहनत आप करिए, पैसा आप लगाइए, मैनेजमेंट आप करिए, हर महीने वो आ जाएगा अपना रॉयल्टी लेने। वो सब करते हैं ऐसे। और कोई भी अरब देश में आप प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, आपको मालूम है ये सब कानून है। ये सब कानून उनको बदलने पड़ेंगे WTO के कारण, तो उनको हमसे भी ज्यादा तकलीफ है। वो कह रहे हैं हमारी तो सब अरब प्रॉपर्टी इनके हाथ में चली जाएगी WTO के कारण, तो उनके दिल में आग हमसे ज्यादा है, और अफ्रीकी देशों में हमसे भी ज्यादा है। तो ये WTO के बहाने हम भारत के लोग चाहें तो एक लीडरशिप खड़ी कर सकते हैं दुनिया के सामने। और ये सब वही देश हैं जिन्होंने भारत के साइन करने के बाद साइन किया। हाँ, वो कहते थे ना भारत ने किया इसलिए हमने किया। इन सब देशों को हम इकट्ठा कर लें, और ऐसे देशों की संख्या 77-80 के आसपास है। ये अगर इकट्ठे हो गए तो हम एक नया संगठन बना सकते हैं, एक नया WTO बना सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे एग्रीमेंट कर सकते हैं जो इसमें नहीं है, और ये देश मिलकर दुनिया को रूल कर सकते हैं या दुनिया को दिशा दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास सब कुछ है। इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास मैन पावर है, इनके पास स्किल लेबर है, इनके पास सरप्लस कैपिटल भी आ जाएगा अगर ये देश जो है डॉलर में ट्रांजैक्शंस बंद कर दें, तो सरप्लस कैपिटल अपने आप आ जाएगा। और जैसे ही दुनिया में डॉलर का चलन कम हुआ, अमेरिका नीचे 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 और नीचे आ जाएगा। और एक लास्ट सोल्यूशन मैंने उनको कहा कि आप सब एक काम तुरंत करिए, आपके पास जितना भी डॉलर फालतू पड़ा है वो अमेरिकी सरकार को वापस दीजिए और सोना ले लीजिए उसके बदले में अमेरिका से, क्योंकि ये रूल है। अगर हमारे पास 130 अरब डॉलर है, हम अमेरिका की बैंक को ये पूरा वापस करें तो अमेरिकी बैंक इसके लिए बाध्य है कि उतने का वो हमें सोना दे। हम 130 अरब डॉलर अमेरिकी बैंक को दे दें, कहें हमको सोना दे दो, हमें तुम्हारा डॉलर नहीं चाहिए, सोना चाहिए। और ऐसे ही दुनिया के 20-25 देश करें, तो अमेरिका में इतना सोना नहीं है कि वो दे सके सबको, तो वो अपने आप ही अपने को बैंकरप्ट डिक्लेयर करेगा। और जिस दिन अमेरिका बैंकरप्ट हुआ, यूरोप भी उसके साथ डूबेगा, तब दुनिया के दूसरे देश ऊपर आ जाएंगे। पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। ये हमारे लिए चुनौती भी है और ये हमारे लिए अवसर भी है। चुनौती के रूप में हम लें तो इसमें से अवसर निकलते हैं, और हम सरेंडर कर दें WTO के सामने तो हम भी खत्म हो जाएंगे और ये 77 देश भी हमारे साथ डूब जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों से विशेष रूप से इनको बहुत अपेक्षाएं हैं। मैं जब इन देशों में घूमने गया और बात किया उनसे, तो उन सब ने एक ही बात कही मुझे कि आप कुछ करिए, हम सब आपके साथ हैं, आप कुछ करिए, हम सब आपके साथ हैं। हर एक जगह यही मुझे सुनने को मिला, आप कुछ करिए, हम आपके साथ हैं। और इन देशों में जब मैं WTO पे बात करता था, शाम को 7:30 बजे लेक्चर शुरू होता था, रात को 2:30 बजे 3 बजे तक चलता, और वो बिल्कुल ध्यान से सुनते, एक एक बात नोट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं, तुरंत सवाल करते हैं, बहस करते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें और क्या है, बाईलॉज क्या है, रेफरेंसेस क्या, सब डिटेल बात करते हैं। सिर्फ सुनते ही नहीं है, इंटरेक्शन करते हैं। तो उनके दिमाग में अब ये बातें बैठ रही हैं, हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। हम मिलकर इसको एक बड़ा अभियान का स्वरूप दें तो शायद दुनिया से अमेरिका और यूरोप की दादागिरी को भी खत्म कर सकते हैं, और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो सच में सुंदर हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, और भारतीयता के आधार पर हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भी हमारे सामने है।
तो मैं इसको इस स्वरूप में देखता हूं कि आने वाले 2-3 वर्षों में हम भारत के अंदर और भारत के पड़ोसी देशों में इस अभियान को इतना मजबूत करें कि ये सभी देश इस लड़ाई में एक साथ सामने आए। जैसे हम विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें, वैसे अरब देश भी बहिष्कार करें अमेरिकी यूरोपियन कंपनियों का, वैसे ही अफ्रीकी देश भी बहिष्कार करें अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों का। और अल्टीमेटली ये लड़ाई तो माल बेचने की है, प्रोडक्ट को लाने की है मार्केट में। जब कोई खरीदेगा ही नहीं, उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, अपने आप वो सिकुड़ते चले जाएंगे, डिफेंसिव होते चले जाएंगे और इस युद्ध में हम उनको पीट सकते हैं, वो पीट नहीं पाएंगे हमको, क्योंकि हमारे पास मार्केट बहुत बड़ा है, उनके पास मार्केट नहीं। ये लड़ाई मार्केट की है और जिनके पास बड़ा मार्केट है वही विजेता हो सकते हैं इस लड़ाई में। तो अगले 3 वर्ष हमने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से यही अभियान घोषित किया है कि WTO को खत्म करो या तो, और ये जो गरीब देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, एशिया के, अफ्रीका के, जरूरत पड़े तो लैटिन अमेरिका के भी, इनके साथ दोस्ती बढ़ाओ, इनके साथ बिजनेस बढ़ाओ, इनके देशों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो कॉमन करेंसी के लिए, उनके कॉमन मार्केट के लिए। हम भी ऐसी ही कोशिश में शामिल हो जाएं तो आने वाले समय में पूरी दुनिया का नक्शा हम बदल सकते हैं। तो आपसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, वो ये कि आप आज से अपने जीवन में WTO के खिलाफ एक संकल्प करें। वो ये कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत आती है, कोई भी सर्विस या माल देती है, हम उससे सर्विस लेंगे नहीं, उसका माल खरीदेंगे नहीं। और विदेशी कंपनियों को पहचानना अभी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अभी आसानी से आप उन्हें पहचान सकते हैं। दूसरा, भारत की सरकार किसी भी विदेशी कंपनी को किसी भी लिमिट पे जाके मदद करे, हम मदद करेंगे नहीं। हम भारतवासी ही उनकी मदद करना बंद कर दें, बहुत बड़ी ताकत है। आपको एक बार मैं घटना याद दिलाता हूं, अमेरिका ने भारत के ऊपर पाबंदी लगाई जब भारत के वैज्ञानिकों ने परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया था। तो भारत में हमने एक अभियान चलाया कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी बैंकों का बहिष्कार करो, अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करो। भारत के 1-2 नहीं, हजारों लोगों ने सिटी बैंक ऑफ अमेरिका से अपना अकाउंट विड्रॉ कर लिया, सिटी बैंक के कार्ड सरेंडर कर दिए, ANZ ग्रिंडेज का कार्ड सरेंडर कर दिया और अमेरिका में घबराहट पैदा हो गई। और वो घबराहट ने अमेरिका की सरकार को मजबूर किया कि भारत के ऊपर से पाबंदी वापस लो, और उन्होंने लिया। माने हम चाहें तो अमेरिका को झुका सकते हैं, इतने कमजोर नहीं है हम। लेकिन ये झुकाना तभी संभव है जब समाज इसमें सामने आए। सरकार नहीं झुका सकती, सरकार की तो ताकत नहीं है, ताकत समाज के पास है। तो समाज को उठ के खड़े होने की जरूरत है। सरकार पीछे चले, समाज उसके आगे चले, समाज आंदोलन का नेतृत्व करे, सरकार उसके हिसाब से काम करे। ऐसी व्यवस्था हम बनाएं इस देश में। किसानों के बीच में जाएं और उनको एक ही बात कहें, भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, सेंद्रीय खेती करो, नैसर्गिक खेती करो, यूरिया DAP बंद करो। फिर इसमें जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम समाधान ढूंढें। लोगों के पास जाएं और कहें विदेशी माल खरीदना बंद करो, विदेशी बैंकों में खाते रखना बंद करो, विदेशी बीमा कंपनियों से पॉलिसी लेना बंद करो। इस तरह के अभियान पूरे देश में चलाकर हम इस देश को WTO से बचा सकते हैं और एक ऐसा देश बना सकते हैं जो दुनिया को दिशा देगा और फिर से दुनिया को समृद्धशाली बनाने में मदद करेगा। इतना ही कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने बड़े ध्यान से सुना।